हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट चल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कंसेप्ट ऑफ चार्ज, कुलाब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड दियर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, गोज लॉ के बारे में पढ़ा, इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। और अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, या इसे हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं या स्टोर होता है उसमें, उसको हम कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। उस युक्ति या उस डिवाइस को हम संधारित्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्लियर? इसकी डेफिनेशन है। अब इसी में चलते हैं। लेट क्यों चार्ज है और संधारित्र को दिया जाता है। क्यों चार्ज संधारित्र को दिया जाता है तो संधारित्र का विभव V हो जाता है। क्या हो जाता है? V। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और Q इज इक्वल टू CV। C इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसे हम संधारित्र की धारिता या कैपेसिटेंस कहते हैं। C इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस का मतलब यानी कि वो कितना मैक्सिमम आवेश धारित कर सकता है, तो वो उसी क्या कहलाएगी? कैपेसिटेंस। तो ये क्या निकला आपका? तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज द कैपेसिटेंस। C इज ए कांस्टेंट और इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जिसे हम संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब हम इसी में निकालेंगे कैपेसिटेंस निकालिए। अब कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट्स हम हमेशा फार्मूले से निकालते हैं, जो फार्मूला हमारा निकलता है। यहाँ फार्मूला क्या निकला हमारा? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्यों कुलाम होता है, V वोल्ट होती है। क्यों कुलाम होता है और V वोल्ट होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ कुलाम लिखा और ये वोल्ट, तो यूनिट क्या होगी? कुलाम पर वोल्ट। इसी को हम फैरेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? फैरेड। यदि Q एक कुलाम हो और वोल्ट 1 वोल्ट हो वोल्टेज, तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। पर ये प्रैक्टिकली प्रूफ या है नहीं, 1 फैरेड का बनाना कैपेसिटर बनाना इम्पॉसिबल भी है, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल में होती है। इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल या वेरी स्मॉल होती है, जैसे 1 म्यू, मिली फैराडे, माइक्रो फैराडे, नैनो फैराडे और पिको। देख रहे हैं 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, 10 की पावर -12। इतना स्मॉल में इसकी वैल्यू होती है। क्लियर? अब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमेंशन। अब हम इसकी क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। अब डायमेंशन निकालेंगे। अब हम डायमेंशन निकालने के लिए हमने अभी बताया कि फार्मूला यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस की क्या है? C अपॉन V, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब हम Q कुलाम है, चार्ज है, आप जानते हैं Q बराबर IT होता है।
Q बराबर I इंटू टी। I करंट और T टेम्परेचर। ये फंडामेंटल यूनिट आई, इसे ए से डिनोट करते हैं। टी टाइम है, इसे टी से डिनोट करते हैं। और वी क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू, या डब्ल्यू इजकल टू वी क्यू होता है ना, डब्ल्यू इजकल टू वी क्यू। यानी कि या हम ये भी बोलते हैं कि वर्क डन इजकल टू वी इंटू आई टी, और आई टी ही क्यों है, आई टी ही क्या है, क्यों, और डब्ल्यू वर्क डन है। वर्क डन की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यों की अभी हमने निकाली है तो ए टी, तो ये हमारी किसकी निकल आई, वी की, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन की पावर माइनस वन। अब हम इन दोनों वैल्यू को, क्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू को इसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर, ए की पावर टू। तो ये हमने डायमेंशन निकाल ली किसकी, कैपेसिटेंस की। ये सिलेबस में है आपके, ये एग्जाम में आएगी, इसे आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा कि कैपेसिटर क्या है, फिर उसका एक फार्मूला ट्राई किया कि क्या रिलेशन होता है, हमने इसकी अब एक डायमेंशन निकाली। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जो कैपेसिटर है वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या सिद्धांत है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट by decreasing its potential is known as the principle of capacitor। यानी कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उसकी पोटेंशियल डिक्रीज करके हम बढ़ाते हैं, तो ये सिद्धांत या ये फिनोमिना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। यानी कि हम ना तो उसका आकार चेंज करेंगे ना उसका चार्ज चेंज करेंगे, केवल हम उसमें पोटेंशियल को डिक्रीज करके हम उसकी धारिता या कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। हिंदी में क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी चालक प्लेट की धारिता उसका विभवांतर कम करके बढ़ाई जाती है, तो यह प्रक्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो यही प्रक्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है, कहलाती है। ठीक है, वह यानी कि इसमें क्या है, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, हम उसकी धारिता इंक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग द उसकी पोटेंशियल, यानी कि उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करके कंडक्टिंग प्लेट की कैपेसिटेंस को बढ़ाना ही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं कैसे। माना ये एक कंडक्टिंग प्लेट है ए, क्या है, कंडक्टिंग प्लेट ए है। अब हम इसकी बराबर में ही एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रख देते हैं, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रख देते हैं बी, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट रख दी बी। ये पहला स्टेप है। अब अभी क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों आ जाएगा, इंडक्शन के कारण, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे चार्ज, ये चार्ज प्लेट है, तो इंडक्शन के कारण प्रेरण के कारण इस पे से चार्ज, नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज। इनर साइड में इसका नेगेटिव चार्ज रहेगा और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन, है ना। अब ये बी पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब ये इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज इस पे आया तो इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, पोटेंशियल कम हो गई। जैसे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके कारण पोटेंशियल
डिक्रीज होती है इसकी की क्या होती है, पोटेंशियल डिक्रीज होती है। और जब पोटेंशियल डिक्रीज होती है तो क्या बढ़ती है उसकी धारिता, और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल इंक्रीज होती है। ये इंक्रीज करता है और ये डिक्रीज करता है, क्योंकि ये इसके नियरेस्ट है तो इसकी यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगी, ये की डिक्रीज होगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, एक पे से, इन दोनों के बीच में इंडक्शन के कारण, यानी कि ए से बी पर इंडक्शन के कारण क्या आ गया इनर पार्ट पर, नेगेटिव चार्ज, और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज के आ जाने के कारण इसकी जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज हो जाती है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्लियर। अब इसमें भी लिखा है, इसमें भी देख लेते हैं। माना ए एक पृथक या अलग सेपरेट कंडक्टिंग या चालक प्लेट है जिसे पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज है। माना अदर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट बी अनचार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, बी को उसके पास लाया जाता है, इसे इसके पास लाए, तब विद्युत प्रेरण इलेक्ट्रिक इंडक्शन से कंडक्टिंग प्लेट बी नेगेटिव चार्ज इनर सरफेस और आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज कंडक्टिंग प्लेट बी के पास लिया जाता है, तो जो बी अनचार्ज है वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब इसी में देखेंगे, जब कंडक्टिंग प्लेट के इनर सरफेस पर इंड्यूस नेगेटिव चार्ज और चालक प्लेट ए के विभव या पोटेंशियल में को कम करने का प्रयास करता है, यानी कि जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज प्लेट बी इनर सरफेस पर हुआ है वो कंडक्टिंग प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करने का प्रयास करता है, जबकि इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ए के विभव या पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास करता है। वो मैंने भी बताया आपको। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण हुआ है, ये इसके पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज कम करने का प्रयास करता है, और ये पॉजिटिव चार्ज उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इसका ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर इसका डिक्रीज हो रहा है, तो अब हमें और डिक्रीज करना है, क्योंकि हमें उसकी धारिता बढ़ानी है। क्या करनी है, उसकी धारिता बढ़ानी है। अब हम धारिता बढ़ाने के लिए, अब ये क्या है कि इंड्यूस नेगेटिव चार्ज कंडक्टिंग प्लेट ए के अधिक पास है तो उसका इफेक्ट अधिक पड़ता है देन डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टिंग प्लेट ए, क्योंकि ये इसके पास है ना, ये इसके क्या है, पास है, ये इसके पास है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। जब पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जैसे फ्रॉम फार्मूला C इजकल टू Q अपॉन V, Q चार्ज है, V पोटेंशियल है, तो V डिक्रीज होगा। देखो V अगर डिक्रीज होगा तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा। V डिक्रीज तो C इंक्रीज, और V इंक्रीज तो C डिक्रीज। तो यहाँ का V का मान कम होगा तो C का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो डिक्रीज, V डिक्रीज देन C इंक्रीज। क्लियर, ये फार्मूले से भी कंफर्म हो गया है। अब तीसरा क्या है इसमें फंडा, अभी और बढ़ाना है। यदि चालक की प्लेट बी का पृथ्वी से जोड़ देते हैं, मतलब देखो
यानी कि चालक की प्लेट बी को हम इसे क्या करें, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इस पर टोटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाएगा ड्यू टू अर्थिंग, और उस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पृथ्वी का पोटेंशियल नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव कहाँ चार्ज चला जाएगा, पृथ्वी में। क्लियर? तो यही बात है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी जो थोड़ा बहुत इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अब क्या होगा, उसका पोटेंशियल प्लेट ए का और डिक्रीज होगा। पोटेंशियल ए का प्लेट ए का पोटेंशियल और डिक्रीज होगा तो उसकी धारिता और बढ़ जाएगी। क्लियर? अब देखिए, यदि चालक की प्लेट बी का पृथ्वी से जोड़ देते हैं, बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, या अर्थिंग ऑफ कंडक्टिंग प्लेट बी, तो बी का पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाता है और बी पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाता है। तब चालक प्लेट ए का पोटेंशियल और कम हो जाता है तथा धारिता कैपेसिटेंस का मान और इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो हमने पहले चार्ज के पास एक अनचार्ज प्लेट लाए, उस इंडक्शन के कारण उस पर इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज चला गया, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव। जो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। फिर हमने प्लेट बी को अर्थिंग कर दिया, जो उस पर पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थिंग के दौरान कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, अर्थ में चला गया, और उस पर केवल क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बचने के कारण उसका पोटेंशियल प्लेट ए का और कम हो गया, जिससे उसकी धारिता और बढ़ गई। क्लियर? तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। तो हमने क्या यहाँ पर करा कि उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करके हमने प्लेट की कैपेसिटेंस को क्या किया, बढ़ाया। क्या करा, उसके प्लेट की कैपेसिटेंस को क्या करा, बढ़ाया। तो ये इसका प्रिंसिपल था कैपेसिटर का, कि हम बिना उसके चार्ज के कांस्टेंट रख के, चार्ज कांस्टेंट, केवल उसका पोटेंशियल डिक्रीज करके हम उसकी धारिता को बढ़ा देते हैं। क्लियर? अब इसी में है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट कैपेसिटर। अब ये दो पैरेलल प्लेट हैं एक्स और वाई, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, जो कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मान समान है, केवल साइन का ही चेंज है। तो संधारित्र में सबसे महत्वपूर्ण समांतर प्लेट संधारित्र है ना। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट एक्स पर पॉजिटिव चार्ज है और प्लेट वाई पर माइनस क्यू चार्ज है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एक्स एंड वाई, ए एरिया ऑफ प्लेट एक्स का एरिया या वाई का, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का क्षेत्रफल है। क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट। यदि प्लेट, तो इसमें और कंफ्यूजिंग ना हो तो माइनस और प्लस चार्ज, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ऑन ईच प्लेट, या ईच प्लेट या ऑन प्लेट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन प्लेट। अब आगे चलते हैं। यदि प्लेट पर आवेश चार्ज क्यू है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा इजगल टू क्यू अपॉन ए, है ना, बस साइन का अंतर है, दोनों पे चार्ज सेम है। तो सिग्मा इजगल टू क्यू अपॉन ए, क्यू प्लेट पर चार्ज और ए प्लेट का एरिया या सरफेस एरिया ऑफ प्लेट।
अब क्या होता है कि जब हम सरफेस एरिया से उसके चार्ज को डिवाइड करते हैं तो उसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, E इजकल टू 1/4πε0 Q/r²। क्लियर? ये पढ़ा है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें Q/ε0 4πr², तो ये एरिया होता है। इसी को हम लिखते हैं Q/A/ε0। तो क्या हो गया? E बराबर Q/ε0A। Q/ε0A। और ये क्या हो गया? हमारी डेंसिटी Q/A। तो इसी को बोलते हैं σ/ε0E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये रिलेशन हम यहाँ यूज कर लेते हैं प्लेट की। तो E इजकल टू σ/ε0। क्लियर? अब इसी को हम इसमें करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है V/d इजकल टू E, और E इजकल टू हमने निकाला था σ/ε0। क्लियर? V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट X एंड Y। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अब ये V/d है तो यहाँ d आ जाएगा, तो V इजकल टू σ/d/ε0। अब इसकी वैल्यू रख देंगे Q/A है, सिग्मा इजकल टू क्या है? Q/A। क्लियर? तो इसे हम लिख देंगे QD, A नीचे आ जाएगा, ε0। तो वी नो दैट, हम निकाल चुके हैं कैपेसिटेंस कि C इजकल टू Q/V होता है। अगर हम इसका रेशो Q/V में ले आए तो वो हमारी वैल्यू किसके बराबर होगी? C के बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ V को यहाँ ले आएंगे और इसे ऊपर ले जाएंगे और D को नीचे। तो Q/V इजकल टू ε0A/d। तो ये दो प्लेट के बीच का कैपेसिटर या कैपेसिटेंस निकल आया है ना। अगर हमें प्लेट का एरिया पता है, उन दोनों के बीच की दूरी पता है और उसमें भरा हुआ निर्वात में है, तो अगर मटेरियल है तो उसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को से यहाँ लिख देंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे? उसका कैपेसिटेंस। यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाता है तो धारिता के गुना बढ़ जाती है। अगर हम इसकी जगह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज कर देंगे फ्री स्पेस की जगह, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू और बढ़ जाती है और वो डायरेक्टली उसके मल्टीप्लाई होती है। डायरेक्टली उससे क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमने क्या निकाला? एक कैपेसिटेंस निकाला दो पैरेलल प्लेट के बीच का, यानी कि समांतर प्लेट संघ का हमने क्या निकाला? एक कैपेसिटेंस। तो C इजकल टू ε0A/d। ये भी ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती नहीं है, बढ़ जाती है। सीखा? और कितना मल्टीप्लाई बढ़ती है? के। यानी कि अगर ये फ्री स्पेस की कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटर है, और ये मटेरियल है का है के, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ उसका कैपेसिटेंस के है, तो C के इजकल टू के इंटू C0। ये फ्री स्पेस में कैपेसिटेंस है और ये मटेरियल का, तो ये के गुना बढ़ जाएगा। के क्या है यहाँ पर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। क्लियर? ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उसका ये के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। उसी का वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने ये समांतर प्लेट संधारित्र का कैपेसिटेंस निकाला। अब हम इसी में पढ़ेंगे
संधारित्र का संयोजन या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि आपको एक से अधिक कैपेसिटर दे दिए, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वे में जोड़ा है, कहीं सीरीज में कहीं पैरेलल, तो ये कैसे जोड़ते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट उसकी धारिता क्या होगी, है ना। तो हम एक है सीरीज में जोड़ते हैं और एक पैरेलल में। पहले हम सीरीज में पढ़ेंगे। सीरीज में अभी हमने क्या जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं। किस में जोड़े हैं, सीरीज में, और इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, है ना। अब ये सीरीज में जोड़े हैं ऐसे, तो पोटेंशियल क्या होगी, अलग अलग होगी सब पर। सीरीज में पोटेंशियल क्या होती है, अलग अलग होती है, और चार्ज सेम। चार्ज का मतलब वही करंट वाली बात आती है, जैसे हम रेजिस्टेंस में करते हैं, सीरीज में करंट सेम रहती है और पोटेंशियल डिफरेंट रहती है। यहाँ करंट ना लेके क्या यहाँ पर आवेश है ना। करंट के स्थान पे क्या है, यहाँ पर चार्ज है, बस क्यू आई टी लगा हुआ है, आई है टी और मल्टीप्लाई है तो क्यू है यहाँ पर। तो क्यू अगर सीरीज में है तो सेम होगा और वी पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये हमने बैटरी लगाई हुई है जिसकी पोटेंशियल क्या है, वी। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि एक चार्ज होने के बाद या एक कंडीशन ऐसी आएगी फ्लो, तो ये वाली पोटेंशियल इन तीनों योग के बराबर रहती है। तो ये पोटेंशियल क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर। अब चार्ज तीनों में सेम है, तो V1 इजकल टू क्यू अपॉन C1, क्यू अपॉन C1 इस वाले फार्मूले से, C इजकल टू क्यू अपॉन V, क्यू अपॉन V, तो V इजकल टू क्यू अपॉन C, इसी से निकालेंगे। तो V इजकल टू V1 इजकल टू क्यू अपॉन C1, V2 इजकल टू क्यू अपॉन C2, V3 इजकल टू क्यू अपॉन C3, और इसके लिए टोटल माना, टोटल संधारित्र है C, है ना। टोटल कैपेसिटेंस उसका क्या है, C है, तो V इजकल टू क्यू अपॉन C, तो क्यू अपॉन C इजकल टू क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C3। अब कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन C इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, है ना। तो ये इसकी कैपेसिटेंस निकल आई, टोटल कैपेसिटेंस क्या है ना। तो ये उसके, अगर ये रेजिस्टेंस होते हैं तो R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होती, ये इसका जस्ट उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। ये कंडीशन R के लिए पैरेलल वाली, डिवाइडेशन वाली पैरेलल के लिए आती है, और ये इसमें सीरीज के लिए आती है। क्लियर। अब ये एग्जाम्पल भी है। अब 3 रेजिस्टेंस हैं, तो 1 अपॉन C टोटल निकालेंगे, ठीक, तो 3 अपॉन C उल्टा करेंगे तो C अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसी में पैरेलल का है, किसका है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल के लिए, किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब पैरेलल में क्या, अब हमने कैपेसिटर को किस में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, तो पैरेलल में क्या होगा, और इसे एक बैटरी से भी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये क्यों जाएगा, अब क्यों 3 जगह जाएगा, 3 वे है, तो यहाँ पर क्यू चेंज होगा, डिवाइड होगा, और पोटेंशियल क्या रहेगी, सब में सेम रहेगी। इसमें भी वी रहेगी, इसमें भी वी रहेगी, और इसमें भी वी रहेगी। सभी में पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। सभी में पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। सभी में पोटेंशियल सेम होगी। तो अब हम ये पैरेलल में है तो इसमें लगाएंगे। अब ये जो चार्ज है Q, ये किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहीं हम लिखेंगे Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, डिवाइड है। आप जानते हैं, अभी हमने फार्मूला लिखा था उसमें, C इजकल टू Q अपॉन V, तो Q इजकल टू CV, है ना। तो इसमें क्या होगा, चार्ज Q1 क्या होगा, C1V, C1V, Q2 में C2V, Q3 में C3V, और टोटल चार्ज क्या है Q, तो टोटल में कितना होगा, टोटल की धारिता कितनी है C, तो Q इजकल टू CV, यानी Q इजकल टू CV। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो CV
इजकल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन है तो C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो ये पैरेलल में है, पैरेलल में सीधे जुड़ जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में जुड़ जाते हैं। ये जस्ट एक दूसरे का क्या है, रेजिस्टेंस और इसके अपोजिट है। क्लियर। अब आपके इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, क्या आएंगे, न्यूमेरिकल। अब हमें इसमें न्यूमेरिकल को समझना है कि कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, कैसे आपके न्यूमेरिकल होते हैं। देखो मैंने एक न्यूमेरिकल इसमें लिया था, करके देखते हैं। अब ये एक ऐसा सर्किट या इस तरह से कॉम्बिनेशन होके आपको मिलेगा कोई भी फिगर, आपसे कहेगा कि इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो ये है क्वेश्चन कि ए और बी के बीच में आप रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालें। अब ये फिगर लिया तो ए बी के बीच में रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर। अब फिगर को समझना है क्योंकि उसमें वायर जुड़े होते हैं। अब ये फिगर में देखना है कि कैसे सीरीज है, कैसे पैरेलल है। जैसे यही है, अब इसी ए को आप यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ कनेक्ट करो, कहीं यहाँ कनेक्ट करो, तो उससे कोई फर्क, या यहाँ कनेक्ट कर दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, अब हम इसे ले जाएंगे, क्या होगा, ये तीनों किस में हैं, ये तीनों किस में लग रहे हैं आपको, किस में लग रहे हैं तीनों, तीनों ये लग रहे हैं हमें पैरेलल में। अब इसको देखो कैसे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरह से बना सकते हैं। ये बी है और ये ए है, ठीक है। अब देखो इसे आप यहाँ ले जाएं और इसको आप यहाँ ले जाएं, है ना। ये वायर को मोड़ के यहाँ लगा लें और इसे आप यहाँ लगा लें, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो सी सी सी, तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c इजकल टू 1/ct। तो क्या हो जाएगा 3/c इजकल टू 1/ct। तो ct इजकल टू c/3, ये हमारा निकल आएगा। ऐसी ये एक फिगर दी हुई है, एक ये फिगर दी हुई है, माना इनका कैपेसिटेंस क्या है, इसका भी सी 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 है। अब इस तरह से भी आएगा, इस तरह से भी आएगा। अब इसमें ये थोड़ा टिपिकल है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये आपको भी इसमें ये ध्यान रखना, जहाँ पर पांच कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हों या 5 रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हों, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि इनका C/C और इनका जो रेशो है अगर एक दूसरे के बराबर आता है, तो ये जो कैपेसिटेंस है इसमें फ्लो होने वाला आवेश 0 होगा। तो इसको हम फिर काउंट नहीं करेंगे, इसको फिर हम काउंट नहीं करते, है ना। तो क्योंकि ये फिगर हमारी इस तरह से बनेगी, इस तरह से। यानी कि तारों का ये वायर का हर फिर है, इसे आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, इसे इधर को बढ़ा लिया, ये बढ़ गया ये वाला सिरा, और इसको इधर को बढ़ा लिया। माना आप इसे जैसे ये है, इसको बढ़ाएं तो इधर को बढ़ जाएगा, इधर को बढ़ जाएगा, ये बढ़ा लिया, और ये वाले टर्म्स को आप यहाँ लगा लें, है ना, यहाँ लगा लें। इसे आप थोड़ा सा ऐसे मोड़ के देखें, तो इसे ऐसे फैलाएं तो ये ऐसे फैल जाएगा, है ना। और ये यहाँ पर तो ये ऐसे आ जाएगा बी, और ये ऐसे आ जाएगा ए। क्लियर। इसकी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी वैल्यू भी सी, और इसकी भी सी है। अब क्या होगा, अगर इसका रेशो इसके और इसके रेशो के बराबर आता है, तो इस जो ये वाला वायर है इसमें कोई भी आवेश फ्लो नहीं होगा, इसका यानी कि ये इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा जो फिगर बनेगा फिर इस तरह से बन जाएगा।
हम इसे जोड़ेंगे। अब 2 सीरीज में, ये 2 सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में है ना। 1 1 आ जाएगा, तो इसका पॉइंट ये C/2 और ये भी C/2, तो कितना आएगा C, कितना आएगा C आएगा। क्लियर। तो इसी तरह से आपके इसमें न्यूमेरिकल आएंगे और आपको न्यूमेरिकल करने हैं। क्लियर। तो ये हमारा कैपेसिटर का